हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सोशल साइंस बस। तो अपने पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे लिबरल का रिवॉल्ट वगैरह होता है एंड फिर एक जर्मन असेंबली बनाई जाती है। एंड इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो इस वीडियो में हम जर्मनी को बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि क्या आर्मी नेशन का आर्किटेक्ट कर सकती है। अब वो कैसे कर सकती है, तो हम स्टोरी को पहले थोड़ा अपना कनेक्ट कर लेंगे। तो ईयर 1848 में क्या हुआ, नेशनलिज्म आया यूरोप में। तो अब वो यूरोप से बाकी जगहों में भी आया और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया था अब लोगों में। तो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे उसको अब जो कंजर्वेटिव लोग थे ना वही मोबिलाइज करने लगे। अब कंजर्वेटिव तो वो लोग थे जो अपने पुराने आइडियाज़ पे स्टिक रहते थे, कहते नहीं हम तो चेंज नहीं लाने देंगे। लेकिन अब कंजर्वेटिव ये समझ गए थे कि इससे पहले लोग अब उनको भगा दें, उनको अपोज करना चालू करें, वो थोड़े रास्ते पे आ जाएं, वो खुद लोगों की टीम में आ जाएं। वो अपना ही यहाँ उल्लू सीधा कर रहे थे, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि लोग तो रिवोल्यूशन करेंगे अगर हम कुछ ऐसा पुराना मोनार्की वगैरह लाएंगे। तो अब मोनार्की पूरी तरीके से लाना पॉसिबल उन लोग को लग नहीं रहा था। तो उन लोगों ने क्या आइडिया लगाया कि अब हम लोगों को ना रेज बेट करते हैं, लोगों को खुद अपनी टीम में ला देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने इसलिए किया ताकि वो पॉलिटिकल डोमिनेंस यूरोप पे ले सकें और स्टेट के ऊपर पावर बना सकें। तो अब हम देखेंगे इससे कि जर्मनी और इटली कैसे हम बना पाएंगे। तो जो लिबरल मिडिल क्लास थे जर्मनी में ईयर 1848 में, वही बातें चल रही हैं अभी। तो उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट रीजन था जर्मन कॉन्फेडरेशन में, उसको सोचा उन लोगों ने चलो हम इसको यूनाइट करते हैं एक नेशन स्टेट में, जिसको इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के वो लोग गवर्न करेंगे। लेकिन अब इसका आउटकम क्या देखने को मिला ना, कि जो लिबरल इनिशिएटिव थे नेशन बिल्डिंग के लिए, इसको रिप्रेस कर दिया गया। अब वही बेचारे गरीब थे, अब जो मोनार्की और मिलिट्री एक साथ मिल गए, स्ट्रॉन्ग थे ये लोग, तो इन्होंने इसको रिप्रेस कर दिया। तो और इन मोनार्की और जो मिलिट्री थी इसको एक और तबके के लोगों ने सपोर्ट किया था, लार्ज लैंड ओनर, जिनको जंकर्स बोला गया है। तो अब हमारा जर्मनी यूनिफाई कैसे हुआ, तो आओ चलो अब जर्मनी को हम यूनिफाई करवा के ही मानेंगे। तो अब क्या देखेंगे, अब आर्मी आ जाती है सामने जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। तो जब हमारे लिबरल्स का रिवॉल्ट फेल हो जाता है, प्रूशिया आ जाती है लीडरशिप लेने के लिए, अपने कंधों पे ये बोझा लेने के लिए यूनिफिकेशन का। कैसे, तो प्रूशिया के एक चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क, तो वो इस पूरे प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे। एंड इसमें प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी ने भी उनकी बहुत सारी हेल्प की। तो यहाँ पे 3 वॉर लड़ी गई 7 सालों में। किससे किससे, ऑस्ट्रिया से लड़ी गई, डेनमार्क से लड़ी गई, फ्रांस में, और एट द एंड हमारे प्रूशिया की विक्ट्री होती है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे जर्मनी का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जनवरी 1871 में जो हमारे प्रूशियन किंग थे कैसार विलियम वन, उनको पूरे सम्मान के साथ जर्मनी का एम्परर बना दिया जाता है। एक सेरेमनी होती है वर्सेल्स में, उस दिन उसके थ्रू उनको जर्मनी का एम्परर बना दिया जाता है। ये तो था यूनिफिकेशन। तो अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन वर्सेस मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो पहले जो द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। So now the new state places a strong emphasis on modernizing the currency, banking leader and judicial system in Germany. अब जो प्रूशियन मेजर एंड प्रैक्टिस थे वो एक मॉडल की तरह बन गए रेस्ट ऑफ जर्मनी में, कि देखो भाई तुम भी सीखो, तुम ऐसे ही अपने मॉडल बनाओ एंड इससे तुम भी कुछ सीखो। अब हमारा जर्मनी तो यूनिफाई हो गया, इसका काम तो तमाम हो गया। अब हम अपने इटली को भी यूनिफाई करवाएंगे। तो अब हम देखेंगे हमारा इटली कैसे यूनिफाई हुआ। तो जैसे जर्मनी यूनिफाई हुआ, 3 वॉर लड़ी 7 सालों में, तो इटली का भी ऐसे ही एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का बहुत बड़ी हिस्ट्री रही। ऐसे एक दिन में नहीं होगा कि राजा उठा सो के कि बोला चलो आज इटली को यूनिफाई करेंगे और कांग्रेस से एक दिन में इटली यूनिफाई हो गया, नहीं, ये नहीं हुआ। जब मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में
इटली डिवाइडेड था इनटू 7 स्टेट, जिसमें जो सार्दिना पाइडमोंट था सिर्फ वही इटालियन प्रिंसली हाउस के थ्रू रूल किया जा रहा था। बाकी जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में आता था, और जो हमारा सेंटर था वो पोप रूल करता था। और जो बचा सदर्न रीजन वो बर्बन किंग जो स्पेन थे उनके डोमिनेशन के अंडर था। और इतने सारे यहाँ वेरिएशन देख ही लिए हमने। और जो इटालियन लैंग्वेज थी ना, अभी वो भी एक कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे लोकल डायलेक्ट्स वेरिएशन, लैंग्वेज में भी बहुत वेरिएशन थी। सो अब इतने डिफरेंसेस होने के बाद हमारा बेचारा इटली यूनिफाई कैसे हुआ, सो अब ये भी हम जानेंगे। तो ईयर 1830s में हम फिर आ जाते हैं। फिर वही हमारे रेवोल्यूशनरी आते हैं, ग्यूसेफ मैज़नी, याद तो होगा ही, हमने इनके बारे में पढ़ा था द रेवोल्यूशनरीज वाले टॉपिक में। सो वो आते हैं, एक कोहेरेंट प्रोग्राम लाते हैं कि हम इटली को भी एक रिपब्लिक में यूनिफाई करके रहेंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं यंग इटली में फॉर डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल। बट अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो जाता है। अब इस फेलियर से क्या होता है, देखिए 2 बार ऐसे मोमेंट को लेट किया गया था, एक ईयर 1831 में और ईयर 1848 में। लेकिन दोनों बार अनफॉर्चुनेटली ये जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग थी फेल हो जाती हैं, बेचारे इटली को यूनिफिकेशन नहीं दिलवा पाती हैं। तो अब किसी को तो इटली को यूनिफाई करना पड़ेगा। तो इसका जिम्मा पड़ा सार्दिनिया पाइडमोंट के कंधे पे अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो अब उनको मिल गया जिम्मा कि लो भाई तुम इटालियन स्टेट को वॉर के थ्रू यूनिफाई करवाओ। तो अब वो कैसे विक्टर इमैनुअल यूनिफाई करवाते हैं इटालियन स्टेट्स को, तो ये भी हम देखेंगे। तो उन्होंने इटली का यूनिफिकेशन किया विद द हेल्प ऑफ केवर एंड गैरिबाल्डी। तो अब ये दोनों अंकल्स कौन थे ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं ये क्यों हुआ। तो जो रूलिंग एलाइट थी, अब उनको इटली यूनिफाई क्यों करना था हम ये देख रहे हैं। तो जो रूलिंग एलाइट थी उस रीजन की, उनके नज़रों में जो अगर हम इटली को यूनिफाई कर देंगे तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी था उनको दे रहा था अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और पॉलिटिकल डोमिनेंस का। अगर ऐसे पार्ट पार्ट में डिवाइडेड रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, एंड उनको पॉलिटिकल डोमिनेंस भी चाहिए था। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर कैवर थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कैसे इटली को यूनिफाई किया। तो जो चीफ मिनिस्टर कैवर थे जिन्होंने इस मोमेंट को लेड किया था इटली को यूनिफाई करवाने के लिए, तो वो ना एक रिवोल्यूशनरी थे जैसे हमने देखा था हमारे ग्यूसेफ मैज़नी थे, ना ही वो डेमोक्रेट थे। उनका ये मानना था कि बस राजा ने बोला है करने का तो करने का। तो जैसे और बाकी सारे वेल्दी एजुकेटेड मेंबर थे इटालियन इलाइट में, वो भी फ्रेंच बहुत अच्छे से बोल लेते थे, इटालियन से ज़्यादा अच्छे से वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल पाते थे। सो बहुत ही एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस होता है। बहुत सारे लड़ाई वड़ाई जो भी होती है, सार्दिना पाइडमोंट फाइनली वो सक्सीड हो जाती है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट करने में ईयर 1859। सो अब हम देखेंगे कि हमारे जो ग्यूसेप गैरिबाल्डी थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने इस खेल में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो पहले तो लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स थे जो कि ग्यूसेप गैरिबाल्डी के लीडरशिप के अंडर थे। तो उन्होंने लड़ा इटली के यूनिफिकेशन के लिए, उन्होंने सदर्न पार्ट से लड़ाई की थी। तो ईयर 1860s में क्या होता है, जो वो लोग मार्च करते हैं साउथ इटली में और जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज होता है वहाँ, और वहाँ वो जीत जाते हैं लड़ाई। वहाँ के जो लोकल पीजेंट थे वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो लड़ाई वड़ाई जीत जाते हैं और फाइनली जो स्पेनिश वहाँ के रूल कर रहे होते हैं उनको वहाँ से भगा देते हैं। तो 1861 में क्या हुआ, जो हमारे किंग थे प्रुशिया के विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उनको फाइनली इज्जत सम्मान के साथ किंग बना दिया गया हमारे यूनिफाइड इटली का। सो अब हम समझेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली और मेकिंग ऑफ इटली के बारे में। इटली यूनिफाई तो कर दिया, अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कहाँ से लाएं, एक देश तो बन गया, अब देश के लोगों को कैसे बनाया गया। तो जो इटालियन पॉपुलेशन थी, जैसे वहाँ पे इलिटरेसी का रेट ना बहुत ज़्यादा हाई था, और वो बहुत अनअवेयर थे कि ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वगैरह क्या होती थी। तो
तो थोड़े इलिटरेट लोग थे, तो उतना इन लोग को बेचारों को आइडिया ही नहीं था कि ये सब क्या था क्या नहीं था। सो जो पीजेंट थे जिन्होंने सपोर्ट किया था गैरिबाल्डी को सदर्न इटली को यूनिफाई करवाने के लिए, सो यहाँ पे लिखा है दे नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट ला तालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। तो इसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने इटालिया यानी कि इटालिया के बारे में कभी सुना नहीं था, और ला टालिया का मतलब होता है ना आवर कंट्री। तो वो जब लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते थे तो वो ला टालिया बोलते थे, जिसका मतलब होता था आवर कंट्री। लेकिन वो लोग इलिटरेट थे, उनको पता नहीं था इसका मतलब क्या होता है, वो बोलते थे तो उनको क्या लगता था ला तालिया विक्टर इमैनुअल की कोई बीवी है, उनकी वाइफ है। तो वो लोग थोड़े भोले थे, अब क्या ही बोल सकते हैं, विक्टर इमैनुअल को भी नहीं पता ला तालिया उनकी वाइफ है। तो उन लोग को ये भी नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है, बट फिर भी उन लोगों ने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया। उन लोगों को कुछ नहीं पता था, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ये सब कुछ नहीं जानते थे, भोले लोग थे बेचारे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ हमारा इटली भी यूनिफाई हो गया, हमने जर्मनी पिछले वीडियो में यूनिफाई करवा लिया। सो अब अगले केस में हम पढ़ेंगे अपना स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। सो अब ब्रिटेन का हमारा पूरा यूनिफिकेशन कैसे होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।